हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के जिस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान का भाग एक, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। इसमें हम लोग देखेंगे भाग एक में राज्य। इसमें हम लोग आज देखेंगे भाग एक, ये हमारा होगा संघ और राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इसमें टोटल हम लोग डिटेल्स में देखेंगे आर्टिकल 1 to 4 के बारे में। ठीक है, यहाँ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ आर्टिकल 1 to 4 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। ठीक है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो हमारा आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 हमारा बोलता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, यूनियन वर्ड को हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्या है ये? ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग डिटेल्स में। तो सबसे पहले समझिए, जो हमारा जो संघ होता है ना, बेसिकली 3 तरह का होता है। ठीक है, तो हमारा जो भारत है एक यूनियन है। ठीक है, हमारा जो भारत है क्या है? यूनियन है। ठीक है, अब इसमें हम लोग समझेंगे एक एक चीज़ों के बारे में कि संघ क्या होता है, संघ क्या होता है, यूनियन क्या होता है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्फेडरेशन। ठीक है, या कन्फेडरल। और एक होता है हमारा सन फेडरेशन, और हमारा जो देश है क्या है? यूनियन है। ठीक है, अब एक एक टर्म को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आर्टिकल 1 है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो हमारा भारत क्या है कि संविधान का जो भाग एक में अनुच्छेद 1 है हमारा संघ और राज्य में, जो अनुच्छेद 1 है वो बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। इसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो परिसंघ के बारे में देखेंगे हम लोग। परिसंघ है क्या? देखिए, ये सबसे कमज़ोर और अस्थायी ढांचा होता है। इसमें कुछ स्वतंत्र राज्य या छोटे देश मिलकर अपनी मर्जी से एक केंद्रीय सरकार बनाते हैं। ठीक है, शक्तियों का संतुलन, इसमें देखेंगे शक्तियों संतुलन कैसे होता है। यहाँ पर पूरी ताकत राज्यों के हाथ में होती है, और केंद्र सरकार बहुत क्या होती है? कमज़ोर होती है, जहाँ उसे केवल रक्षा या विदेशी मामलों जैसे गिने चुने काम दे दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जिन देशों में भी परिसंघ होगा ना, कन्फेडरल होगा, वहाँ पे पूरी ताकत किसके पास होगी? स्टेट के पास होगी। और छोटे छोटे स्टेट क्या मिल करके वहाँ क्या करेंगे? एक देश का निर्माण कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे राज्य जो हैं आपस में मिल करके और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ दे करके केंद्र सरकार का निर्माण करेंगे, और उससे एक देश का निर्माण होगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये बहुत ही कमज़ोर होता है। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो ये बहुत ही कमज़ोर होता है, जो कानूनी अड़चन के बिना परिसंघ से क्या हो जाता है? अलग हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी राज्य जब चाहें, ये छोटे छोटे देश मिलकर बनाते हैं, राज्य मिलकर बनाते हैं, ये क्या करेंगे? ये जब चाहें तब अलग हो सकते हैं। ठीक है, बिना कोई कानूनी अड़चन के। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है। अमेरिका जब आज़ाद हुआ था तो 1781 से लेकर 1789 के बीच वह एक कन्फेडरल था। ठीक है, और आधुनिक उदाहरण यूरोपीय संघ। ठीक है, एक हद तक परिसंघ जैसा माना जा सकता है, जहाँ सभी देश स्वतंत्र हैं लेकिन कुछ साझा नियमों से बंधे हुए हैं, जैसे ब्रिटेन का ब्रेक्सिट के जरिए अलग हो जाना। ठीक है, इसका एक सटीक उदाहरण है। ठीक है, इसमें कुल मिला क्या होता है? इससे हमको एक निष्कर्ष ये मिला कि इसमें छोटे छोटे जो राज्य हैं आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। इसमें क्या होता है? स्टेट का जो पावर होता है ना, स्टेट का जो पावर होता है वो क्या होता है? सेंट्रल से इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी स्टेट जब चाहे वो बिना किसी कानूनी अड़चन के अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आया होगा परिसंघ क्या होता है। अब देखते हैं संघ। संघ क्या होता है? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है संघ, लिखा हुआ आपको संघ। संघ क्या होता है? ठीक है, संघ का मतलब क्या होता है? संघ देखिए, जो हमारा संघ होता है ये परिसंघ से मजबूत होता है। ये जो हमारा कन्फेडरल होता है, कन्फेडरेशन होता है, इससे मजबूत होता है। इसमें कोई राज्य मिलकर एक आपसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत एक बड़ा देश बनाते हैं। ठीक है, इसमें शक्तियों का संतुलन कैसे होता है? यहाँ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का साफ साफ क्या होता है? बंटवारा होता है। यहाँ ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में क्या होते हैं? संप्रभु होते हैं। ठीक है, और इसमें अलग होने का भी अधिकार है। चूंकि यह एक समझौते से बना है तो इसलिए राज्यों को आसानी से अलग नहीं होने की अनुमति देता है। ठीक है, इसमें कानूनी तौर से मतलब जुड़े होते हैं राज्य। ठीक है, इसलिए थोड़ा इसमें आसानी नहीं होती है उससे अलग होना। ठीक है, जबकि कन्फेडरल में क्या था? वहाँ पर बिना कोई कानूनी अड़चन के, बिना समझौता के लोग जुड़े थे, इसलिए कभी भी अलग हो सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें अलग नहीं हो पाएंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारा यूएसए है क्या है? कन्फेडरल है। यहाँ पे 50 राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया और यूएसए बनाया। वहाँ हर राज्य का अपना अलग झंडा होता है, अपना अलग संविधान भी होता है। ठीक है, इसको और डिटेल में देखेंगे, किसी को समझाएंगे। ठीक है, अभी आपको बस बता रहा हूँ मैं एक्चुअली कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। तो आप लोगों ने आप समझ गए होंगे कन्फेडरेशन क्या होता है और फेडरेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है? देखिए, एक्चुअली इसमें क्या होता है, कन्फेडरेशन में क्या होता है, इसमें हमने बताया आपको कन्फेडरेशन में स्टेट का जो पावर होता है वो सेंट्रल से ज़्यादा होता है। ठीक है, जबकि हम फेडरेशन में क्या होता है? फेडरेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फेडरेशन में लगभग लगभग होता है जो स्टेट पावर होता है वो सेंट्रल पावर के लगभग मान सकते हैं क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इस बात को आप समझिए।
संघ में होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे अमेरिका हमारे यूएसए जो है वो एक फेडरेशन है, तो वहाँ पे 50 राज्यों ने मिलकर समझौता कर यूएसए बनाया है। तो वहाँ पे हर राज्य की क्या है, अपनी एक विशेषता है, वो अपना कानून भी बना सकता है, हर राज्य का अपना झंडा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, फेडरेशन में ड्यूअल सिटीजनशिप है। यहाँ पे क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। और यहाँ पे जो स्टेट का पावर होता है लगभग लगभग क्या होता है, सेंट्रल के बराबर होता है। अब देख लेंगे हम लोग यहाँ पे यूनियन, जो हमारा देश है यूनियन, यूनियन क्या है, यूनियन क्या है, यह सबसे मजबूत ढांचा होता है, इसमें कोई भी समझौता नहीं होता है, यानी देश पहले से ही एक अखंड इकाई सिंगल इंटिटी होता है और केवल प्रशासनिक सुविधा शासन अच्छे से चलाने के लिए उसे राज्यों में बांटा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यूनियन का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी राज्य एक बार अगर जुड़ गया तो वो देश से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। यही हमारा होता है यूनियन, जो कि हमारा जो कंट्री है यूनियन है, ठीक है। इसमें हमारी क्या होती है, इसमें ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होती है। जो हमारा यूनियन है, हमारा जो इंडिया है, ये यूनियन है, इसमें ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होती। इसमें क्या होती है, आप एक राज्य के निवासी होते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपका घर किसी भी स्टेट में है, सपोज अगर आपका घर बिहार में है, यूपी में है, झारखंड में है, कहीं भी अगर है, एमपी में है, तो आप क्या है, एमपी के निवासी हैं, लेकिन इस देश के क्या है, नागरिक हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। तो ये तीनों हम लोगों ने देख लिया, फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनियन देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं, इनमें डिफरेंस क्या क्या रहता है, ठीक है। पावर की बात करेंगे तो इसमें स्टेट का पावर, कन्फेडरेशन में स्टेट का पावर सेंट्रल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें फेडरेशन में क्या होता है, लगभग लगभग बराबर होता है, ठीक है। हर राज्य का अपना एक पावर होता है, हर राज्य का अपना एक झंडा होता है, हर राज्य का अपना एक अस्तित्व होता है, ठीक है। लेकिन ये कानूनी तौर पर एक एग्रीमेंट के तहत बंधे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्टेट होते हैं वो जल्दी अलग नहीं हो सकते हैं सरकार से। लेकिन कन्फेडरेशन में क्या था, इसमें कोई बिना कानूनी अड़चन के जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। अब यूनियन में क्या है, यूनियन में तो ये एक अखंड है, ठीक है। इसमें अगर जो एक बार जुड़ गया वो कभी अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कुछ कुछ और भी चीज़ें में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे मजबूत कौन होगा, अगर मजबूती का बात करेंगे तो सबसे हमारा मजबूत होगा यूनियन। अगर मजबूती का बात करेंगे हम, अगर हम मजबूती का बात करेंगे सबसे इसमें मजबूत कौन होगा, तो इसमें सबसे हमारा मजबूत होगा यूनियन। उसके बाद कौन होगा, फेडरेशन। इसके बाद हमारा मजबूत कौन होगा, फेडरेशन के बाद लास्ट में हमारा कन्फेडरेशन, ठीक है। बाकी आप समझी गए होंगे, मैंने बता दिया कि क्यों, कौन कैसे क्यों मजबूत हो रहा है, ठीक है। इसमें स्टेट बिल्कुल अलग नहीं हो सकता है, एक बार जुड़ गया तो। इसमें क्या हो सकता है, इसमें लगभग बराबर होता है, अलग होगा लेकिन कानूनी तौर से वो बंधा रहता है। इसमें आराम से अलग हो सकता है, ठीक है। इसलिए सबसे मजबूत हमारा क्या है, यूनियन। उसके बाद होता है फेडरेशन, उसके बाद होता है कन्फेडरेशन, ठीक है। इसमें क्या होती है, पावर की बात, इसमें हमने बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है। अगर कन्फेडरेशन में बात करें सबसे ज़्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की, जो पावर होती है वो ज़्यादा रहती है सेंट्रल से, ठीक है। इसमें क्या होती है, फेडरेशन में क्या होती है, लगभग लगभग बराबर रहती है दोनों में। और यूनियन में क्या होती है, यूनियन में जो पावर होती है ना वो सेंट्रल की ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है। सेंट्रल की ज़्यादा होती है स्टेट से, बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। जितने भी राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र के अधीन काम करती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा टर्म, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे, मैं आप लोग को समझाने के लिए एग्जांपल यहाँ पे एक फ़ोटो यहाँ पे अटैच किया हूँ, आप इसको समझिए। इस फोटो में आपको क्या दिख रहा होगा, एक दीवार दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दीवार दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे एक बिखरा हुआ पत्थर दिख रहा है और एक चीनी का घोल दिख रहा है, ठीक है। इसको अटैच करने का मतलब क्या है कि ये जो देखिए ये पत्थर है, जो परिसंघ होता है हमारा, एक पत्थर की तरह होता है, बिखरे हुए पत्थर की तरह, जो बिना किसी सीमेंट का जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसको कभी भी कोई क्या कर सकता है, इसको कभी भी कोई उठा ले जा सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, कन्फेडरेशन है। ये जो हमने दिखाया है ना पत्थर, ये बिखरे हुए पत्थर की तरह होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे मैंने नीचे एक दीवार दिखाया, इसमें दीवार का क्या है, ईंटों की साइज अलग अलग है, ठीक है। इसमें ईंटों की साइज अलग अलग है और एक सीमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक सीमेंट से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फेडरेशन होता है ना वो ईंट और गारे से बनी एक दीवार है। ये दीवार है वो ईंट और गारे से बनी हुई क्या है, एक दीवार है, जो फेडरेशन होता है। ये तो बता दिया कन्फेडरेशन, ये क्या होता है, ये पत्थरों को उस ढेर की तरह है जो बिना सीमेंट का रखा हुआ है। इसको कभी भी तोड़ा जा सकता है, या कभी भी कोई उठा जा सकता है, कभी भी कोई आक्रमण कर सकता है एक तरीके से, ठीक है। या कभी भी वो अलग हो सकता है क्योंकि किसी से जुड़ा नहीं है। लेकिन ये क्या है, एक मैनर तरीके से हमारा जो दीवार है क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो दीवार, ठीक है। ये हमारा जो दीवार है ना, ये दिखा रहा है फेडरेशन को, यानी ईंट और गारे से बनी एक दीवार मजबूत है और हर ईंट की अपनी क्या है, पहचान है। यानी उसमें जो स्टेट जुड़े हुए हैं, जो जुड़ के बनाए, जो फेडरेशन में जो स्टेट जुड़ करके जो देश को बनाते हैं, वो कानूनी तौर से एग्रीमेंट के तौर पे एक प्रॉपर तरीके से जोड़ के बनाए जाते हैं। लेकिन हर ईंट का साइज देखेंगे आप क्या है, कोई छोटा बड़ा, लेकिन सबका अपना अपना क्या है, पावर है, ठीक है, फेडरेशन है। और ये हमारा यूनियन जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, ये हमारा यूनियन, ठीक है। ये हमारा यूनियन, इसका मतलब क्या है, ये यूनियन मतलब ये है कि
ठीक वैसे ही होता है जैसे पानी और चीनी के घोल की शरबत, यानी एक बार मिलने के बाद इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आया होगा कि कन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, यानी प्रसंग क्या होता है, संघ क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। भारतीय संविधान की, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लियर में, भारतीय संविधान की सबसे अनोखी बात यह है कि यह सामान्य दिनों में एक फेडरेशन संघ की तरह काम करती है, फेडरेशन की तरह काम करती है, और जहाँ केंद्र और राज्य के दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन यह जैसे ही देश पर कोई संकट आता है, यह बिना किसी संविधान संशोधन के रातों रात यूनियन के रूप में ढल जाती है, ठीक है। ये नॉर्मल डेज में क्या होती है, फेडरेशन की तरह काम करती है, राज्य अपना काम करते हैं, ईस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है। लेकिन जैसे ही कोई देश के ऊपर खतरा आता है, ठीक है, तो उस समय जो हमारा संविधान है ना, वो एक यूनियन की तरह ढांचे में बदल जाता है। इसके संदर्भ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा था कि भारतीय संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार फेडरल भी हो सकता है और यूनिटरी भी हो सकता है, एकात्मक भी हो सकता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो बात कही वो कैसे लागू होता है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। अब यहाँ हम ये भी समझेंगे कि कैसे फेडरल से हमारा यूनियन में बदल जाता है संविधान हमारा, ठीक है। नॉर्मल डे में तो फेडरल की तरह काम करता है, राज्य अपना काम करते हैं, सेंट्रल अपना काम करती है। लेकिन जब कोई देश पे कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो कैसे हमारा संविधान फेडरल से यूनिटरी बन जाता है, ठीक है, वही समझेंगे हम लोग। इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे इंडियन मैप दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ये समझेंगे कि भाई हमारा जो यूनियन है, जो हमारा देश का यूनियन है, फेडरेशन है नहीं, तो देखिए इसमें क्या होता है, सेंट्रल का सबसे ज़्यादा पावर होता है, ठीक है, और स्टेट का थोड़ा कम रहता है, ठीक है। लेकिन कानून दोनों लोग बना सकते हैं। यहाँ भी क्या है, नॉर्मल डेज में कानून, हमारा संविधान का ढांचा इस प्रकार है ना कि एक नॉर्मल डे में हमारा जो वो चलता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फेडरल की तरफ चलता है, फेडरेशन की तरह। लेकिन जैसे ही देश में कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, आपातकालीन मतलब नेशनल इमरजेंसी आती है, ये क्या हो जाता है, एक यूनिटरी की तरह काम करती है, संघ के रूप में कार्य करने लगती है, ठीक है। और हमने अनुसूची भी पढ़ा रखा है, उसमें हमने बताया है कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है, जिसमें बनाया गया हमारा बताएं उसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों के बारे में हमने बताया डिटेल्स में, ठीक है। वहाँ पे यानी संघ सूची में क्या होगा कि इस पर केवल सेंट्रल ही कानून बनाएगी, ठीक है। संघ सूची में क्या है, केवल सेंट्रल कानून बनाएगी, और राज्य सूची में क्या है, यहाँ पे केवल राज्य सूची बनाएगी, और समवर्ती में सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाएगी, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट क्या करेगी, दोनों इस पर कानून बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली हम लोग समझेंगे कि यूनियन कैसे मजबूत होता है। कन्फेडरेशन से तो मजबूत है ही, फेडरेशन से भी कैसे मजबूत है हमारा यूनियन होता है, ठीक है। और कैसे ये एक फेडरेशन से यूनियन के रूप में कार्य करता है नेशनल इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। जैसा कि हमारा संविधान का जो भाग है 18, पार्ट 18, संविधान का भाग 18 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, ठीक है। संविधान के भाग 18 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। इसमें 3 आर्टिकल दिए गए हैं, 352, 356 और 360। इसमें 3 आर्टिकल के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो देश का संविधान है, ठीक है, यूनियन है, और ये फेडरल से अलग कैसे है, ठीक है। तो जो हमारा 352 है, इसको बोलते हैं हम लोग हैं नेशनल इमरजेंसी, इसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये कब लागू होता है देश में, यदि भारत या उसके किसी भी हिस्से, ये हमारा पूरा इंडिया है, ये मैप में आपको दिख रहा होगा पूरा इंडिया, ठीक है। ये मैप में पूरा हमको पूरा इंडिया दिख रहा है आपको यहाँ पे मैप में। अब इसमें क्या है कि इसमें भारत मतलब पूरा भारत हो गया, या उसके किसी भी हिस्से पे, मान लीजिए कहीं पे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, कहीं भी किसी भी हिस्से पे अगर कोई भी विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, मतलब अगर देश को लगता है कि कोई भी यहाँ पे विदेशी आक्रमण कर सकता है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह कर सकता है, कोई विदेशी इस पर आक्रमण कर सकता है, तो क्या करेगा, वो नेशनल इमरजेंसी लगा देगा। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें होता क्या है कि अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो देश है वो फेडरेशन से अलग कैसे, जो यूनियन है फेडरेशन से अलग कैसे, ठीक है। अब मान लीजिए लद्दाख में अगर भारत को लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तो आर्टिकल क्या करेगा, यहाँ पे 352 लगा देगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हम जानते हैं कि संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों पे कानून बनाने का, इस पे संघ सूची पे सेंट्रल बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाएगा, समवर्ती पे कौन बनाएगा, दोनों बना सकते हैं कानून। तो जब नेशनल इमरजेंसी लागू होगा, जब भारत सरकार को ऐसा लगेगा कि हमारे भारत के इस हिस्से पर किसी भी हिस्से पर आक्रमण होने वाला है किसी राज्य पे, तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा देगा। और उस जब वो लगाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें केंद्र सरकार जो है ना, भारत सरकार, उसमें जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को किसी भी मामले पर निर्देश दे सकती है कि तुमको ऐसा करना है वैसा करना है, और राज्य सरकार को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश का जो, हम बता चुके हैं कि हमारे देश एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल का पावर बहुत ज़्यादा है स्टेट से, तो स्टेट को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल की बात को मानना पड़ेगा। इसमें क्या होता है
कि उस राज्य की जो सरकार होगी नेशनल इमरजेंसी में, उसमें क्या होगा, वो राज्य की सरकार को नहीं छीना जाएगा, ठीक है, वो वैसे ही रहेगी, लेकिन वो पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में आ जाएगी, पूरी तरीके से वो कंट्रोल में आ जाएगी, राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। जबकि अगर अमेरिका में बोला जाए, अमेरिका में अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ का जो राज्य सरकार है वो अधीन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो मानने से इनकार भी कर सकता है, बोलेगा कि आप अपना देखो मैं अपना देख लूँगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फेडरेशन और यूनियन का। अब ये 356 नेशनल इमरजेंसी, इसको बोलते हैं हम लोग हैं प्रेसिडेंस रूल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। 352 में किसका बात किया गया है, नेशनल इमरजेंसी का बात किया गया है। ये कब लगाया जाता है, जब भारत या भारत के किसी भी हिस्से में जब कोई विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तो उस समय केंद्र सरकार भारत के उस हिस्से पर या उस राज्य में क्या करती है, नेशनल इमरजेंसी लगा देती है, जिसमें वहाँ की राज्य सरकार तो जाती नहीं है, लेकिन उसका जो पूरा कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी बात को राज्य सरकार को मानना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ अमेरिका में हो, जहाँ जहाँ फेडरेशन है, अगर उस देश में हो, तो ऐसा वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग हैं राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में बोला गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। अब इसमें क्या है, प्रेसिडेंट रूल में क्या बोला गया है कि यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक चलने में विफल हो जाती है, मतलब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। सपोज करिए कोई भी राज्य हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, मान लीजिए किसी भी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है, तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार को लगता है, अगर राज्यपाल रिपोर्ट सौंप देता है कि भाई हमारे भारत के इस राज्य में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, यानी कि वहाँ की जो सरकार है वो भारत सरकार के संविधानों के प्रावधानों के मुताबिक चलने में क्या हो रही है, विफल हो रही है, ठीक है। वहाँ पे कोई संविधान का रूल है ही नहीं, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लगने से उसमें क्या हो जाता है कि वहाँ की विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर विधानसभा निलंबित करने का मतलब, भंग करने का मतलब ये है कि वहाँ की सरकार को क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, और राज्यपाल के माध्यम से जो उस राज्य की सरकार होती है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है, वो किसके हाथ में पहुँच जाती है, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के हाथ में पहुँच जाती है, राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। अब वहाँ का पूरा कंट्रोल कौन देखता है, राष्ट्रपति देखता है राज्यपाल के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ यूएसए में होगा, क्योंकि यूएसए एक फेडरेशन है, या जहाँ जहाँ जिस कंट्री में फेडरेशन है, अगर वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, यूनियन जो है फेडरेशन से अलग है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा क्या है, अगर मान लीजिए 360 आर्टिकल, अगर 360 हम लोग देखेंगे, अगर 360 क्या है, ये हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल जिसको बोलते हैं। यदि देश की आर्थिक स्थिति खतरे में है, ठीक है, तो इसकी घोषणा की जाती है, जो आर्टिकल 360 में है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि देश की आर्थिक स्थिरता या साख में कोई खतरा है, तो इस आपातकाल की घोषणा की जाती है, यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है। इस दौरान क्या करती है, केंद्र क्या करती है, केंद्र सरकार जो कहती है कि राज्यों को वित्तीय मामले में निर्देश दे सकती है, ठीक है। यानी फाइनेंशियल मैटर में इनको क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है कि भाई आपको इस महीने राज्य सरकार की सैलरी नहीं देनी है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार को ये पावर है, ये बोल सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी में कि आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको सैलरी भी नहीं देनी है, काटा जा सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे कि हमारा देश यूनियन है, ठीक है। और यूनियन का मतलब अगर एक बार कोई राज्य अगर जुड़ गया तो इससे अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। और कैसे, हमने इतने सारे एग्जांपल दिए आपको कि 352, 356 नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमने इतना सारा चीज़ बताया। और इतना सारा चीज़ बताने का मतलब यही है, और आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो सेंट्रल का पावर होता है वो किसी न किसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर होता है ना, वो क्या होता है, मच ग्रेटर देन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और यूनियन करने का मतलब क्या है कि अगर एक बार कोई राज्य अगर इसमें जुड़ गया तो अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि यहाँ पे सेंट्रल का गवर्नमेंट का जो पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट से कैसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और फेडरेशन से यूनियन हमारा अलग क्यों है, ठीक है। आर्टिकल 1, तो ये हमारा भी रहा आर्टिकल 1, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 2 हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है। ये तो बता दिए आपको कि भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत के राज्य अपनी मर्जी से टूटकर भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, अमेरिका की तरह। यहाँ राज्यों के भी समझौता नहीं हुआ है, बल्कि पूरा क्या है, देश है। इसके बारे में अगर डिटेल में बताया आर्टिकल 1 के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या क्या है, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे कि आर्टिकल 2 में क्या क्या है। आर्टिकल 2 देखिए, आर्टिकल 2 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। संसद के पास यह शक्ति है कि राज्य संसद के पास यह शक्ति है कि वह भारत के बाहर कि किसी अन्य नए देश, क्षेत्र या राज्य को भारत का हिस्सा बना सकती है, ठीक है। इसमें नए राज्यों की स्थापना की बात की गई है, यानी संसद के पास, देश की संसद सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। यानी देश की संसद के पास ये पावर दिया गया है कि भारत के किसी नए देश, भारत के बाहर, यानी भारत के बाहर कोई भी नए देश, ठीक है, या राज्य या क्षेत्र को भारत का हिस्सा बना सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है
16 मई 1975 को सिक्किम इसी अनुच्छेद के तहत भारत का 22वां राज्य बना, जो पहले एक अलग देश था, सिक्किम। ठीक है, यानी इसमें क्या है, टोटल नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, आर्टिकल 2। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 3 में दिया हुआ है नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के नाम सीमा में बदलाव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 3 आप समझ गए होंगे, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के नाम की सीमा में बदलाव। यानी इसमें क्या होते हैं कि नए राज्यों का निर्माण भी किया जा सकता है और वर्तमान जो राज्य हैं उनके नामों एवं सीमा में बदलाव भी करने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि भारत के अंदर जो राज्य पहले से मौजूद हैं, संसद उनकी सीमाओं को बदल सकती है, यानी छोटा बड़ा कर सकती है, या एक राज्य को तोड़कर दो राज्य बना सकती है। ठीक है, यानी भारत के अंदर जो पहले से राज्य मौजूद हैं उनकी सीमाओं को चेंज कर सकती है, नाम बदल सकती है, या उस राज्य को तोड़कर दो राज्य बना सकती है। इसके लिए राज्य की अनुमति की उसको जरूरत नहीं है, उसके पास पूरा फुल पावर है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एमपी को तोड़ के दो हिस्सों में कर दिया गया आर्टिकल 3 के तहत। ये क्या है, आर्टिकल 3 के तहत किया गया। अगर कोई भी राज्य टूट रहा है दो हिस्सों में ना, तो आर्टिकल 3, और ये सांसद के पास पावर है कि उसको राज्य की अनुमति नहीं लेना है और डायरेक्टली राज्य को तोड़कर उसको दो हिस्सा में बांट सकती है। ठीक है, उसको अगर लगेगा तो। जैसे एमपी को दो भागों में तोड़ दिया गया, एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। कब तोड़ा गया? 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी में तोड़ा गया। ऐसे ही यूपी को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, यूपी और उत्तराखंड, इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। ये कब तोड़ा गया था? ये 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में। बिहार को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया था। बिहार तो बिहार था ही, उसके बाद किसको कर दिया था? झारखंड। ये कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे नवंबर में ही 2000 में 3 राज्यों को तोड़ दिया गया, आर्टिकल 3। ये सांसद के पास पावर है। ठीक है, कि वर्तमान में जो भारत के अंदर राज्य हैं उनकी नाम, उनको तोड़ना, उनके नाम में परिवर्तन करना या उनकी सीमा में बदलाव करना। ठीक है, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। उसमें उस राज्य की अनुमति नहीं ली जाएगी। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को एमपी और छत्तीसगढ़ को दो भागों में बांट दिया गया। 9 नवंबर को यूपी उत्तराखंड और बिहार झारखंड को सन 2000, यानी तीनों सन 2000 में हुआ। ठीक है, नवंबर में हुआ, एक तारीख को हुआ, 9 तारीख को हुआ और 15 तारीख को हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में बदलाव। ठीक है, ये भारत सरकार कर सकती है, सांसद कर सकती है। ठीक है, अब आर्टिकल 4 देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 2 और 3 के कानून साधारण बहुमत से पास होंगे। ठीक है, इसको याद रखना है कि अनुच्छेद 2 और 3 के जो कानून होंगे, यानी 2 में क्या बोला गया है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, और 3 में क्या बोला गया है? नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के नाम और सीमा में बदलाव। जैसे अभी हमने बताया कि एमपी और छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया गया, यूपी उत्तराखंड को तोड़ दिया गया और बिहार झारखंड को दो हिस्से में तोड़ दिया गया। कब? 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को, सन 2000 की बात है। ठीक है, इस केस में क्या है? नए राज्यों की स्थापना, ठीक है, एवं प्रवेश एवं स्थापना या सीमा में बदलाव या राज्यों को तोड़ना दो हिस्सों में, तो ये किसमें आता है? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। ये क्या होते हैं? इसके जो कानून है साधारण बहुमत से पास होंगे। यानी यह अनुच्छेद कहता है कि जब सांसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके नया राज्य बनाएगी, सीमा बदलेगी या उसको दो हिस्सों में तोड़ेगी, तो राष्ट्रपति से कोई विशेष अनुमति लेने की जरूरत नहीं है सांसद को। ठीक है, और न ही इसके लिए संविधान में कोई बहुत बड़ा और कठिन संशोधन 368 के तहत करने की जरूरत है। यह काम संसद के बहुमत साधारण से है, इसको आसानी से इसको पास कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं होती है और इसमें बहुत साधारण बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं जो कि भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, और ये संविधान के पार्ट 1 भाग 1 संघ और राज्य से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अखंड भारत दिख रहा है आपको, अखंड भारत। जब हमारा भारत टूटा नहीं था ना, अखंड भारत था, तो कुछ ऐसा था हमारा भारत। जैसा नक्शा में आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखता था भारत हमारा। ठीक है, यानी कि आप देख रहे होंगे इसमें पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान यहाँ दिख रहा है, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सब किसका हिस्सा थे? ये सब भारत के हिस्से थे। ठीक है, तो जब हमारा भारत अखंड भारत था आज़ादी से पहले, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, सब ये सब किसके अंतर्गत आते थे? ये सब पूरा भारत के हिस्सा थे, अखंड भारत का हिस्सा थे लोग। लेकिन एक ऐतिहासिक घटना सन 1893 में, सन 1893 की बात है।
पहले लिख देते हैं यहाँ पे अखंड भारत। सन 1893 में सबसे पहले अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कौन हुआ? म्यांमार। ये हुआ सन 1935 ईस्वी में। और तीसरा टुकड़ा आज़ादी के समय हुआ हमारा पाकिस्तान। ये कब हुआ? 1947 में। जब ये अलग हुआ, भारत अफगानिस्तान से जब अलग हुआ, ठीक है, तो उसके बीच में एक लाइन खींची गई, जिस लाइन के बारे में पूछता है, ठीक है, डूरंड लाइन। भारत अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन खींची गई, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? डूरंड। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देते हैं भारत अफगानिस्तान। इसके बीच में कौन सी लाइन खींची गई? डूरंड लाइन, डूरंड रेखा खींची गई। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई? भारत और पाकिस्तान, इसके बीच में खींची गई रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन खींची गई। ठीक है, ये जब पाकिस्तान जब हमसे अलग हुआ, ठीक है, इसके पीछे का बहुत ही बड़ा इतिहास है। ठीक है, आप बस ये समझिए, जब ये हमसे अखंड भारत से अलग हुआ ना, तो पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बट गया। ठीक है, ये दो हिस्सों में बट गया, एक बट गया पश्चिमी पाकिस्तान और एक बट गया हमारा पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो अपनी जनसंख्या के हिसाब से ये लोग, इनका भी विभाजन हुआ, पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ जनसंख्या के हिसाब से हुआ। अभी जो पूर्वी पाकिस्तान है ना, ये बन गया बाद में बांग्लादेश। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर लाइन है उसको बोलते हैं हम लोग जीरो लाइन बोला जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम लोग एक और चीज़ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो अंग्रेजों ने टोटल 3 विकल्प दिया भारत को, इसमें 3 विकल्प शामिल थे। ठीक है, विकल्प एक क्या था? अंग्रेजों ने देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए थे। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय जो हमारा देश है ना, वो टोटल 565 देसी रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, जो हमारा भारत है वो 565 देसी रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, अब आप समझेंगे, सोच रहे होंगे देसी रियासत होता क्या है। सबसे पहले आप सोचिए देसी रियासत का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देसी रियासत को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो देसी रियासत क्या होता है कि ये वे क्षेत्र थे उस टाइम के, ऐसे एरिया थे जहाँ राजाओं का शासन था। मतलब वहाँ डायरेक्टली ब्रिटिश का शासन नहीं था, जबकि जो वहाँ के राजा थे ना, वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार थी। अधीनता मतलब क्या होती है कि वहाँ के जो राजा होते थे, प्रिंसली स्टेट के जो राजा होते थे, वो अंग्रेजों के अधीनता उनको स्वीकार थी। जैसे वहाँ पे विदेश नीति और सुरक्षा क्या होते थे, अंग्रेज देखते थे, लेकिन वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर उस एरिया में जो शासन करते थे वहाँ के राजा करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था बेसिकली, अगर हम एक वर्ड में बोले, देसी रियासत का मतलब सीधा मतलब होता है रजवाड़े, रजवाड़े राज्य, प्रिंसली स्टेट। यानी आज़ादी से पहले और आज़ादी के तुरंत बाद भारत में उन क्षेत्रों को देसी रियासत कहा जाता था जो अंग्रेजों का, मतलब जहाँ पे अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था, बल्कि वहाँ के स्थानीय राजा, नवाब, महाराजा या निजाम शासन करते थे। ठीक है, तो टोटल हमारी जो थी 565 देसी रियासतों में बटी थी। ठीक है, और अंग्रेजों ने टोटल क्या विकल्प दिया कि भाई आपको हम 3 विकल्प देते हैं, इन देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया, 3 विकल्प दिया कि भाई एक काम करो, या तो आप पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है, या भारत में मिल जाओ, या आप खुद का देश बना लो। ये उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम की सबसे बड़ी देश के ऊपर ये समस्या थी। ठीक है, अगर आप सोचिए, अगर ये 500 देसी रियासतों को अगर आपस में नहीं मिलाया गया होता तो आज वो 565 जो देसी रियासतें थी अलग अलग आज के डेट में देश बन जाती। जैसे अगर हमको आज यूपी से राजस्थान जाना होता तो हमको उसका वीज़ा लेना पड़ता, वो अलग देश हो गया होता आज के डेट में। ठीक है, तो इसको एकजुट करने के लिए, ठीक है, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इसकी जिम्मेवारी सरदार पटेल को दी गई थी कि भाई आप ये 565 देसी रियासतों को भारत में कैसे भी करके मिलाइए, वरना ये भारत की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा आने वाले समय में। और आपको मैंने जैसे बता दिया, अगर 565 देसी रियासतें अगर आज नहीं मिलती तो ये भारत के ऊपर सबसे बड़ा आज डेट में खतरा होता। ठीक है, और यही भारत के नक्शे में आज 565 देश मतलब हो जाते। यानी हमको एक आज जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम जो जा पा रहे हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट जाने के लिए हमको क्या करना, वीज़ा और पासपोर्ट लगता है, हम ऐसे नहीं जा पाते, कुल मिलाकर अलग अलग देश बन जाता। ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी इस काम को करने के लिए, 500 देसी रियासतों को मिलाने के लिए, कैसे भी अपने देश में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, ये 3 लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, हैदराबाद एक जगह थी। ठीक है, हैदराबाद का जो निजाम था, हम पहले बता चुके हैं, प्रिंसली स्टेट देसी रियासत में क्या होता था कि वहाँ पे कोई ब्रिटिश शासन डायरेक्ट नहीं करता था, उस पार्टिकुलर एरिया में कोई वहाँ का निजाम, महाराजा वहाँ के शासन करते थे लोकल एरिया में। ठीक है, लेकिन वो अंग्रेजों के अधीन थे, वहाँ पे सुरक्षा विदेश नीति पूरा अंग्रेज देखा करते थे, बस वहाँ पे जो लोकली शासन करते थे देसी रियासत में, वहाँ के कोई ना कोई लोकल राजा रहते थे। तो हैदराबाद का जो निजाम था ना, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था।
वो बोलता था कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान चले जाएंगे, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि रातों रात पुलिस की वर्दी में सेना को भेज दिया गया, जिसे ऑपरेशन पोलो बोला गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, ऑपरेशन पोलो। इसमें क्या हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में सेना को पुलिस की वर्दी में भेज दिया और हैदराबाद को क्या किया, हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया। ऐसे ही जगह थी गुजरात में जूनागढ़, ठीक है। ऐसे ही गुजरात में एक जगह थी जूनागढ़, ठीक है। ये गुजरात है, हमारे यहाँ दिख रहा होगा ये गुजरात, ठीक है। यहाँ पे जगह थी जूनागढ़ गुजरात में, ठीक है। समझ रहे, ये हैदराबाद जो है, यहाँ का निजाम चाहता था सीधा कहाँ, ये चाहता था पाकिस्तान में मिलना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि सेना को पुलिस की वर्दी में भेज करके 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया। अब यहाँ एक जगह थी गुजरात में जूनागढ़, एक जगह थी, ठीक है। जूनागढ़ भी क्या था, प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। ये भी क्या करता था, ये देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा इधर वाला एरिया पाकिस्तान से टच है, ठीक है। ये पाकिस्तान में भी मिलना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से इसको क्या कर लिया गया, जनमत संग्रह कराकर भारत में शामिल कर लिया गया, ठीक है, जूनागढ़ को भी। अब आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखिए पूरा नक्शे में देखेंगे ना, पूरा ये चिपका हुआ है पाकिस्तान से यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, ये भी पाकिस्तान से मिलना चाहता था, नहीं सॉरी, ये पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहता था, थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे यहाँ पे। एक्चुअली ये जम्मू कश्मीर एरिया का जो राजा था ना यहाँ का, यहाँ पे ये पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते थे। लेकिन यहाँ का जो डोंगरी शासक एक राजा था हरि सिंह, तो यहाँ का जो शासक था हिंदू था, राजा हरि सिंह यहाँ का शासक था जम्मू कश्मीर का, ठीक है। डोंगरी शासक था हरि सिंह, ठीक है। इन्होंने कहा, इनसे जब पूछा गया, ठीक है, कि भाई आप भारत में मिल जाइए, तो इन्होंने बोला नहीं, ना हम भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम अपना क्या करेंगे, स्वतंत्र देश बनाएंगे। जब इन्होंने ऐसा बोला तो पाकिस्तान पे बात कहीं से खबर पता चल गई और आतंकवादी यहाँ पे क्या कर दिया, पाकिस्तान ने आतंकवादी घुसपैठ करा दिया जम्मू कश्मीर में, घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि हम बच नहीं पाएंगे, जब हरि सिंह को एकदम लगने लगा कि बच नहीं पाएंगे, तब हरि सिंह क्या किया, उसने नेहरू के पास गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल से फिर बात हुई और फिर इसको क्या कर लिया गया, भारत का अंग बना लिया गया जम्मू कश्मीर को, ठीक है।